आगे निकल गया तो मैंने देखा कि वो कनेक्शन ही कट गई है। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि v इजिकल टू आर ओमेगा को स्मॉल टाइम के लिए लिया, तो डेल्टा v इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, और इसको हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। लेकिन कई बार क्या करते हैं हमारे बच्चे, क्या करते हैं सीधा इसको एक्सेलरेशन लिख देते हैं ए आर, और इसको अल्फा लिख देते हैं। ये एक्चुअली क्या गलत हो जाएगा। रियल प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, इसको बोथ साइड पहले लिमिट लिखना चाहिए, ठीक। यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर, इसको लिमिट लिया तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इन रियल प्रैक्टिस वास्तव में ये कहलाता अल्फा और ये कहलाता ए। और जनरली होता क्या है कि ये स्टेप हम नहीं करते हैं तो नंबर कट जाते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है बेटा, कि कौन याद रखेगा लिमिट लेना है कि नहीं लेना, ये थोड़ा अजीब लगता भी है बच्चों को, तो सबसे आसान है इसका डेरिवेटिव मेथड से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों रिलेशन में से कोई ना कोई एक आध रिलेशन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 2 नंबर से ऊपर की इसकी औकात नहीं है, तो मस्त सर डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो या सीधा सीधा आप डेरिवेटिव के मेथड से भी कर सकते हो, दोनों रास्ते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्लास 9th में एक टॉपिक हुआ करता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर पीजीटी ने पढ़ाया होगा तो आपको नहीं, हमें लगता है मैम ने ही पढ़ाया था, पता नहीं वहां तक गई थी कि नहीं, रीना मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, तो वहां तक गई थी कि नहीं गई थी मुझे नहीं पता है जरा। लेकिन मैं जो अगर मुझे कहीं पे मिलता है 9th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाने को तो यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। आगे डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, लेकिन कैसे आएगा क्या वैल्यू आएगा वहां तक नहीं बताता। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड तो पूरी मोशन में कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही होती है। स्पीड प्लस डायरेक्शन दो चीजें हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इन दोनों की चेंज की वजह से, ये कांस्टेंट है ये चेंज है, तो ओवरऑल आपकी वेलोसिटी में क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है, बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में जैसे भी थीटा चेंज होगी आप सोच लीजिए कि रिजल्टेंट बदल जाता है। यही चीज यहाँ पर, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। That is the reason always you have the change in velocity, and change in velocity in unit time is called acceleration. And this acceleration is always acted towards, इसका जो डायरेक्शन होता है towards the center होता है of the circular path, and that is the reason this acceleration is known as centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। दिस स्पीड प्लस डायरेक्शन लीड्स चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी लीड्स एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहीं भी हो, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगी, एंड दैट इज द रीजन that acceleration is known as centripetal acceleration. और
न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो F इक्वल टू ma। अगर इसमें एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली एक फोर्स भी लगेगी एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, श्योर है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स आप प्रोवाइड करोगे या मैं करूं या कोई किसी मीन से हो, ठीक है। अब जैसे तुम देखो, हमारा जो अर्थ है सन के अराउंड, मैंने कहा कि है तो एक्चुअली कहा जाता है ना, पहला लॉ ही कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, लेकिन लार्जर लेवल पे हम उसको सर्कुलर मान लेते हो। देखो यहीं पे एग्जांपल मिल रहा है, जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, सबको पता है इलिप्टिकल है, बट जब हम मैथमेटिकल अप्रोच पे आते हैं तो उसको सर्कुलर कंसीडर कर लेते हैं। चलिए आ गए हम सर्कुलर की औकात पर, ठीक, कि भैया ये सर्कुलर पे मूव कर रहा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अर्थ को कहां से मिल रहा, कहां से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है? सर सन के ग्रेविटेशन की तरफ से फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ मिल रहा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, ये जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर पाथ पे कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली इट रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो कहां से आता है, दैट इज अनदर मीनिंग। कई बार टेंशन प्रोवाइड करता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट बांध करके ऐसे गोल गोल हम नचाते हैं उसको, तो वहां पर हम फिंगर की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं, जर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और जर्क प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयर आर सो मेनी वेज। जैसे अब वहां पर आ जाओ, जब आपकी कर्व रोड होती है और आप अपनी बाइक या साइकिल चला रहे होते, वहां पर भी कर्व पे जैसे कर्व आई, वो कर्व कोई ना कोई तो सर्कल बना रहा होगा, वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, रोड एंड टायर के बीच में वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ठीक। वो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एसेंशियल। नाउ द क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स? देयर आर सो मेनी वेज। जैसे अभी एक बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल सकती है, मैग्नेटिक फोर्सेस से मिल सकती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस से मिल सकती है। इन डिफरेंट सिचुएशन, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, उसके ऊपर वो फोर्स उसको मिल जाएगी, ठीक। और नहीं है तो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, या जो आपको रोटेट करा रहा वो प्रोवाइड करेगा। लाइक दैट वन सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। अब ये 3 नंबर का पूरा डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स में बेटा, कि व्हाट, डेरिवेशन तो केवल 2.5 मार्क्स का होता है, डेफिनेशन हाफ मार्क्स का होगा, कि व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि एनसीईआरटी पर इस पर एक क्वेश्चन भी है जिस मेथड से मैं कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज में आप देखोगे आर वेक्टर करके क्वेश्चन है, आई थिंक 14-15 के आसपास या 20 के आसपास होगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, बट आर वेक्टर करके क्वेश्चन दिख जाता अलग सा है। क्योंकि मैं इसको उस मेथड से करा रहा हूँ, 2 मेथड है, एक बुकिश मेथड है। बुकिश मेथड में बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैंने 2 मेथड कंबाइन किया यहाँ पर। एक तो डेरिवेटिव का मेथड ले रहा हूँ और दूसरा वेक्टर अप्रोच ले रहा हूँ। तो दोनों को लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक। हालांकि वो कंपैरेटिवली छोटा पड़ता है, बट वहां पर क्या होता है, यू आर लैगिंग बिहाइंड द स्टेटमेंट, कैसे एग्जैक्टली स्टेप प्रोसीड कर रही है, आप वो देने में सफल नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं नंबर आपके करते हैं। तो सबसे जो मुझे बेस्ट लगता है, पहले हम भी उसी मेथड से पढ़ाते थे, बाद में हमने चेंज कर दिया क्योंकि बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं थे उस मेथड से, तो इसको चेंज कर दिया। और चेंज करने से पहले एक चीज ध्यान दो कि चूंकि ये वर्ड लिखा एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन की जब बात आती है तो ऐसे आपने सुन रखा है कि v इज इक्वल टू
ds अपॉन dt। अगर s डिस्टेंस है, कोई इसको डिस्टेंस को r ले सकता है तो dr बाई dt कह सकता है, कोई डिस्टेंस को x लेगा तो dx बाई dt कह सकता है। मतलब ये निकला कि अगर आपके पास वेक्टर की बात करें तो अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है और उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और इस वेलोसिटी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसके डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया है वो इस मेथड से लिया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर डिटरमाइन करेंगे, और पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये इस पूरी डेरिवेशन की कॉन्सेप्ट है। चलिए जरा इसको समझिएगा। पहले तो इसकी डायग्राम समझिए कैसे क्या है। इसके लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली पहले, और सपोज कर लिया कि ये कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अरे यार अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस को आप r मान लीजिए, जो भी आपको लेना है। इनिशियली सपोज कर लो कि पार्टिकल इज एट पॉइंट P, ये सेंटर O है। इन अ वेरी स्मॉल टाइम t, in a very small time t, let the particle is here at point Q। हमने सपोज कर लिया कि इन टाइम t ये पार्टिकल Q पॉइंट पर आ गया, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। अब आप वेक्टर में जाइए, ये आप कहते हो O से Q, दैट इज कॉल्ड रेडियस, और दूसरे लैंग्वेज में अगर हम OQ को देखें तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके पास R वेक्टर भी कहला सकता है, यानी ऐसा भी लिख सकते हो कि OQ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये तो इसको कहते हैं ना पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज x, y। तो इसका मतलब क्या निकला बेटा, ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर ट्रायंगल लगाएं PQ, इसको R दे दो नाम, इन ट्रायंगल OQR में आ जाइए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है x, हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये मैग्नीट्यूड निकाल लें, ध्यान रखना। सो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया R cos थीटा। सिमिलरली उसी ट्रायंगल में अगर हमने साइन थीटा लगा दिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा परपेंडिकुलर इज y, हाइपोटेन्यूज इज R, तो y इज इक्वल टू R साइन थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। जरा R वेक्टर की स्थिति को लिखते हैं। तुम्हें पता है कि R वेक्टर along द एक्स एक्सिस कितना मूव किया है x, और along द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर कितना होता है बेटा i कैप। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस y के अलॉन्ग कितना मूवमेंट है उसका y, और y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता है j कैप, y j कैप। तो R वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गई एक्स आई कैप प्लस y j कैप, किसकी, Q की। Sir, clearly visible in sir board. बोर्ड विजिबल Yes, sir. नहीं है, ओके तो इट्स विजिबल। चलो मैं एक बार और चेंज करके देख लेता हूँ फिर भी।